चलो जी, चलो जी। चलो ध्यान दो। आज हम लोग नया सब्जेक्ट है ना, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, या हिंदी में कहेंगे हम लोग नागरिक शास्त्र, ठीक है, या राजनीतिक शास्त्र। हम उसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जान लेंगे कि क्या है। इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम लोग जान लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर के बारे में आज डिटेल में इंट्रोडक्शन सिर्फ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन, पहले चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और लोकतंत्र के बारे में पढ़कर उसके बाद हम लोग देखेंगे सत्ता में साझेदारी क्या है। तो ये सिर्फ आज हम जितना ये लिखे हुए हैं, ये सिर्फ है लोकतंत्र के बारे में। क्या है? लोकतंत्र। फिर उसके बाद हम लोग अगला जो पार्ट पढ़ेंगे, अगला स्लाइड में वो पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, कौन कौन सा देश सत्ता में साझेदारी की। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, उसके बारे में पहले हम उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो इतिहास, कोई पूछ दे इतिहास किसे कहते हैं, तो गड़बड़ा जाओगे। हमने इतिहास भी जिस दिन पढ़ाया था तो इतिहास का डिफिनेशन जरूर बताए थे। अब मेरा आदत है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका पहले डिफिनेशन जरूर लिखवाते हैं, है ना। आप कहेंगे कोई मैथ में नहीं लिखवाए थे सर, चलो मैथ में भी लिखवा देंगे, है ना। मैथ अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, मैथ स्टार्ट करेंगे तो लिखवा देंगे कि मैथ भी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं नागरिक शास्त्र क्या होता है। नागरिक शास्त्र, तो यह एक ऐसी विषय होती है, कौन? नागरिक शास्त्र। यह एक ऐसी विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता हो। यानी नागरिक शास्त्र जो है उसके अंतर्गत यह एक ऐसी विषय है जो हम लोगों को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। अच्छी नागरिकता मतलब हम लोग देश के प्रति क्या सोच रहे हैं, मेरा सोच कैसा है, हम अपने देश से कितना प्यार कर रहे हैं, हम, ये अच्छी नागरिकता का पहचान है। अगर हम भारत में रहते हैं और भारत के लिए कभी हम हमेशा हम बुरा ही सोचे, तो ये हमारी नागरिकता अच्छी नहीं होगा। हम भारत के लिए हर समय मर मिटने को तैयार हैं, ये हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तब हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। तो एक अच्छे नागरिक होने का भाव बतलाता है, वही कहलाता है नागरिक शास्त्र कहलाता है। यानी हम फिर से एक बार समझेंगे कि यह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम सभी को अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। क्या कहलाता है? नागरिक शास्त्र। उसके बाद तथा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, ठीक है, दो पॉइंट जुटा। इस दोनों पॉइंट को समझना जरूरी, हर एक पॉइंट को समझना है कि कौन क्या है, किसका क्या अर्थ है। क्योंकि जितना ही लिखाया हुआ है हर पॉइंट में कुछ ना कुछ अर्थ छिपा हुआ है। एक पॉइंट से आपको 2 नंबर मिल सकता है। सबसे पहले तो नागरिक शास्त्र भी पूछ सकता है, तो पूरे को एकदम बताना होगा। अगर आपसे पूछ दे मौलिक अधिकार क्या है भाई, हमने तो डिफिनेशन में मौलिक अधिकार लिखा दिया। अगर मैं बताऊं ही नहीं, अगर नहीं बताया आपको, तो मौलिक अधिकार के बारे में आप कैसे जानोगे? मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहा जाता है जो मैं इस देश का नागरिक हूं तो मेरा कुछ अधिकार दिया गया है। यानी अगर हम इस देश में जन्म लिए तो हमारा अधिकार है सरकार से मांग करने का। वो क्या? रोटी, आवास और कपड़ा। रोटी, आवास और
वस्त्र यानी कपड़ा, ये मेरा मौलिक अपना अधिकार है, यह हर लोगों का अधिकार है। एक अधिकार और जोड़ लीजिएगा कि सरकार से आप एक अधिकार और मांग सकते हैं, वो है शिक्षा का अधिकार, कि मैं इस देश में अगर जन्म लिया हूं तो मेरा यह अधिकार है क्या, शिक्षा का, मुझे शिक्षा दी जाए, तो ये मेरा अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार होता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, तो आप सरकार से या अपने देश से क्या एक्सेप्ट करते हो कि हमें कुछ चाहिए, जो आपका रोजमर्रा का जो चीज है उसको पूर्ति करने के लिए आप देश से मांग रहे हो, यानी आप सरकार से मांग रहे हो, तो क्या आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं भी तो देश को कुछ दूं। आप अगर आप किसी से मांग रहे हो तो सिर्फ मांगोगे, कुछ तुम्हारा भी तो अधिकार है कि मैं भी तो अपने देश को दूं, है ना। तो एक अच्छा नागरिकता होने के क्रम में एक नागरिक को देश के लिए कुछ अच्छे बात, देश के लिए विकास का कार्य सोचना, वही आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य। ये हर नागरिक को ऐसा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर आपको देश को बढ़ाना है तो आप हर वो इंसान जो हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ में है उसको आप हेल्प कर दिए, जहां गलत हो रहा है वहां पर आप आवाज उठा रहे हो, ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। रोड पर गंदगी है, बहुत ज्यादा आपके घर के आसपास गंदगी है, आपके पास गंदगी है, ये सब आपका कर्तव्य है कि उसको हम सही करें। ये ना कि गंदा है तो गंदा ही हम और ज्यादा बढ़ा दे, तो ये आप अच्छे नागरिकता का पहचान नहीं है। तो यह है नागरिक शास्त्र। देखो, नागरिक शास्त्र के बारे में हम इतना भले इंट्रोडक्शन दिए हैं, इतना ज्यादा आपको 5 मिनट से एकदम लेक्चर एकदम समझा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा लिखना है नागरिक शास्त्र के बारे में, बस यही लिखना है कि नागरिक शास्त्र एक ऐसी विषय है जिसमें सभी व्यक्तियों को, देखो क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सभी व्यक्तियों को एक अच्छी नागरिकता का आभास कराता हो या ज्ञान का बोध कराता हो, क्या कराता है, नागरिक शास्त्र। इसमें मौलिक अधिकार, मैंने अभी बताया मौलिक अधिकार क्या है, और मौलिक कर्तव्य का ज्ञान कराता है। बोलो कोई दिक्कत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का एकदम समझ में आया, एकदम क्लियर माइंड में गया कि क्या है नागरिक शास्त्र। ये तो अभी हम सब्जेक्टिव पे हैं कि नागरिक शास्त्र पढ़े, उसका डिफिनेशन। अब देखो, किसी न किसी का तो बाप दादा जरूर होता है, जो बच्चा जन्म लिया उसको बाप होता है, नहीं जी, इसमें जितने बच्चे बैठे हैं सबका बाप है, मेरा भी बाप है, मैं भी किसी का बाप हूँ, वो भी किसी का बाप बनेगा, है ना। तो बाप तो सबका होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह से नागरिक शास्त्र का भी कोई ना कोई बाप है। नागरिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है, जो यूनान के निवासी थे। एक नागरिक शास्त्र का जनक कहा जाता है किसे, अरस्तु को भी कहा जाता है, ठीक है। यूनान के जो जनक थे वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन हमारे अरस्तु साहब जो थे ये कहाँ के थे, भारत के, है ना। तो नागरिक शास्त्र का जनक कौन, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। आगे आवाज समझ में कोई दिक्कत है। हाँ, देखिए अरस्तु भी तो, ये सॉरी भारत के नहीं थे, अरस्तु कहीं और के थे, ठीक है, ये इनके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अरस्तु शायद हमको कहीं ना कहीं कंफर्म है कि कुछ ये है, मैं लास्ट में बता दूंगा ये कहाँ के हैं, लेकिन ये भारत के ही 90% चांस है कि अरस्तु भारत के ही थे, ठीक है। लेकिन नागरिक शास्त्र का जनक दो लोगों को कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को, और नागरिक शास्त्र का जनक एक और कहा जाता है, किनको, अरस्तु को कहा जाता है। कोई दिक्कत, यानी अभी मैं बताया नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन और एक अरस्तु, ठीक है। आगे देखेंगे एक नागरिक शास्त्र। अब हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में समझ लिए कि क्या होता है, ठीक है। अब आता है मेन टॉपिक हमारा, क्या है, चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की। हम दो पार्ट में करेंगे, सबसे पहले तो लोकतंत्र समझेंगे और तब हम सत्ता की साझेदारी समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले लोकतंत्र, एकदम इतना ये भी आई है कि कब मार दे नीतीश चाचा, ऐसा कब मार दे पलटी या कब एग्जाम में आ जाए।
कैसे पलटू चाचा है, कभी हन्ने कभी हुन्ने मारित रहते ना, उसी क्वेश्चनवा का हाल है। लाल है का जल रहा है और एक खचरा सा है। तो हम सबसे पहले यहां समझेंगे लोकतंत्र क्या है। देखिए लोकतंत्र जो है ना वो क्या है कि यह एक ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा जो लोकतंत्र है, सॉरी लोकतंत्र ग्रीक भाषा नहीं है, जो लोकतंत्र है ना इसका ग्रीक भाषा में ये दो शब्दों से मिलने से बना है लोकतंत्र। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। ठीक है, हम डिफिनेशन में इतना नहीं लिखेंगे लेकिन ये समझ लेंगे कि लोकतंत्र जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस प्लस क्रेसिया। यानी हम लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में अगर आपसे पूछे कि लोकतंत्र को क्या बोलते हैं तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो उसी डेमोक्रेसी में समझ लीजिए कि डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी डेमोस मतलब होता है जनता, डेमोस मतलब जनता, और क्रेसिया मतलब शासन। कितना एकदम बेहतरीन यहां से समझने को मिलेगा। डेमोक्रेसी ग्रीक, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना, एक डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस मतलब जनता और क्रेसिया मतलब शासन। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता का शासन, यानी लोकतंत्र क्या है? वह जनता का शासन है। लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है? जनता, है ना। हम लोग का देश क्या है? लोकतंत्र है। हम लोग का जो देश है वो कैसा देश है? लोकतंत्र। यहाँ शासन किसका है? जनता का। लेकिन थोड़े देर के लिए जनता का शासन होता है। कैसे? जब वोटिंग का बात आती है, जब वोट चुनाव से पहले एकदम लगता है ना, जब मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कुछ भी, अभी सीट खाली होता है, चाहे मुखिया का चुनाव होता है, अभी सीट खाली होता है तो जो लोग हाथ जोड़ता है, नेता चुनाव प्रचार करता है, उस समय एकदम सीना चौड़ा हो जाता है कि बाप रे बाप हाथ जोड़ रहा है। तो लगता है कि सही में हम राजा है लोग। अब उस समय लगता है ना कि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है और ये जनता का शासन है। आके हुजूर हाथ जोड़ी थी, है ना। और जब जीत जाता है तो लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, है ना। अब वो कहाँ, अब तू प्रणाम सर, है ना। तो अब पावर में कौन आ गया? नेता, है ना। तो लोकतंत्र देखिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी यानी डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस मतलब जनता का और क्रेसिया मतलब शासन, यानी जनता का शासन। एक इसमें क्या, अब देखिए डिफिनेशन की अगर बात आई तो हम क्या बोलेंगे कि लोकतंत्र में, अभी भी डिफिनेशन नहीं है, अभी देखिए डिफिनेशन स्टार्ट कहां से होगा मैं बताऊंगा। लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। देखिए लोकतंत्र ऐसे ही नहीं बनता है, बिना जनता का लोकतंत्र कहाँ। लोकतंत्र में कौन है? जनता। जनता की भागीदारी होनी चाहिए किसमें? लोकतंत्र में। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। एक लोकतंत्र का यह परिभाषा हो क्या? लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। देखिए लोकतंत्र में किसकी भागीदारी होती है? जनता का। ठीक है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता। देखिए शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में होती है लोकतंत्र में। कैसे? लोकतंत्र में नेता को कौन बैठा रहा है? जनता। जनता जिसको चाहेगी उसको नेता चुन लेगी और जनता जिसको चाहेगी उसको गद्दी से हटा सकती है। तो यहाँ पर सबसे सर्वशक्तिशाली कौन है? जनता है। ठीक है। एक बेहतरीन डिफिनेशन आपको दिए हमारे लोकतंत्र का सर्वोत्तम परिभाषा। आप एग्जाम में आप यही परिभाषा का यूज करना है ना। सबसे सर्वोत्तम परिभाषा दिए अब्राहम लिंकन, जो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति थे कहाँ का? अमेरिका के। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन? अब्राहम लिंकन जी। अब्राहम लिंकन पता है, अगर पूछ दे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो क्यों राष्ट्रपति थे? क्यों राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन? 16वां राष्ट्रपति थे। ठीक है। कितना? 16वां कि 14वां?
ना 13वां नहीं है, 16वें राष्ट्रपति थे, है ना। देखिए अब ये डिफिनेशन क्या दिए लोकतंत्र का। देखिए लोकतंत्र का डिफिनेशन यहां से आता है, आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए क्या है लोकतंत्र का डिफिनेशन, कि जनता का, देखिए डिफिनेशन तो ये भी है, आप ये भी बोल सकते हो या आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन समझ लेना लोकतंत्र आएगा तो हम दोनों में से कोई लिख लेंगे तो मेरा नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेहतरीन जो डिफिनेशन निकल कर आया वो किनका आया, अब्राहम लिंकन का। वो क्या बोले लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र जो है वह है जनता का, किसका है, जनता का है। किसका है लोकतंत्र, इसमें कौन सर्वोपरि है, जनता, ये हमारा है। जनता का कहने का मतलब कि लोकतंत्र में नेता को कौन बिठाता है, जनता। तो यह जनता का, जनता के लिए जो नेता बनता है वो किसके लिए काम करता है, जनता के लिए करता है। यानी हमारा है, हमारे लिए वो काम करता है और जनता के द्वारा, और किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन है। कोई दिक्कत, लोकतंत्र हम फिर से समझ लेंगे, लोकतंत्र क्या है, यह जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा, ठीक है। लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र का इसमें ही छुपा हुआ है डिफिनेशन। लोक मतलब और तंत्र मतलब, लोक मतलब लोग, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब व्यवस्था, व्यवस्था, तंत्र मतलब व्यवस्था, यानी लोगों की व्यवस्था वो क्या है, लोकतंत्र है। कोई दिक्कत इतना समझने में, एकदम क्लियर है जी, समझ में आ गया है बढ़िया से, नहीं आया है जी, चलो आगे तो नोट कर लिया था, इधर वाला मिटा देते हैं, है ना, नहीं बंद, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे क्या हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, अगला है लोकतंत्र में विविधता, है ना। क्या है लोकतंत्र में विविधता, लोकतंत्र में विविधता, विभिन्नता या विविधता, विभिन्नता या विविधता। अच्छा ये बताइए लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता ये क्या होता है। देखिए लोकतंत्र यानी जनता का शासन, ठीक है। तो बताइएगा जनता के शासन में यानी लोकतंत्र में विभिन्नता उसको कहेंगे या विविधता, कि वहां पर अलग अलग लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर बटे हो, यानी अलग अलग जाति हो, अलग अलग समुदाय हो, अलग अलग भाषा के आधार पर लोग बटा हो, वही है लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता। आगे बात समझ में, लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता हम कहेंगे तो वहां जो व्यवस्था है ना जनता का, तो जनता अलग अलग में बटा हो, है ना, जैसे जाति में बटा हो, भाषा में बटा हो, धर्म में बटा हो, रूप में बटा हो, है ना, ये सब में, या समुदाय में बटा हो या क्षेत्र में बटा हो, ये सब में वह बटा हो, तो वही है विभिन्नता या विविधता। तो अच्छा ये बताइए, ये आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता अच्छा है या खराब। आपके नजर में लोकतंत्र में जब आदमी अलग अलग जाति में बटा हो, अलग अलग धर्म में बटा हो, तो ये अच्छा है कि खराब है, खराब है। यानी लोकतंत्र में विभिन्नता या विविधता क्या है,
खराब ठीक है, अलग अलग है तो आप लोग का कहना खराब है ना। तो जैसे कुछ हम आपको एग्जाम्पल यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि वहां पर अच्छा है कि खराब है, ठीक है। जैसे ये माली का 2 बगीचा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, खेत हो गया, मौसम हंस रही है, ठीक है, हम 2 बगीचा ले लेते हैं, ठीक है। और एक जो बगीचा में है मैं कुछ फूल लगा देता हूं, ठीक है, एक फूल लगा दिए, ये फूल हो गया, सभी फूल है गेंदा के, ठीक है। एक बगीचा मैं लिया, ऐसे में मैं एक फूल लगा दिया, ठीक है, कुछ फूल गेंदा का है, कुछ फूल गुलाब का है, और कुछ फूल चमेली का है, यानी अलग अलग, यानी अलग अलग कुछ कुछ फूल है, कुछ गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, और 2-4 गो फूल है। यानी एक कहने का मतलब कि एक समुदाय के लोग एक में है और एक में विभिन्न समुदाय के लोग हैं। अच्छा कौन है? गेंदा वाला अच्छा है। शोभेगा कौन? खेत को सुंदरता कौन प्रदान करेगा? अलग अलग फूल है वो सुंदरता प्रदान करेगा। अब सिर्फ गेंदा लगा ले वो खूब सुंदर लगेगा जी, और जिसमें खूब रंग बिरंग के वहां पर फूल है वो अच्छा लगेगा ना। तो उसी तरह से लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र में अलग अलग जो विभिन्नता पाई जाती है ना, वो एक तरह से क्या है, अच्छा भी है। लेकिन वही लोकतंत्र में विविधता कभी कभी खराब भी हो जाता है। तो देखिए हमारे भारत में लोकतंत्र है, विविधता है, विभिन्नता है, फिर भी हम लोगों में क्या है, एकता है कि नहीं है। हमारा देश जो है अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग विविधता पाई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों में क्या है, एकता है। इसी को न कहते हैं कि विविधता में भी एकता है। का क्वेश्चन आता है कि बताइए लोकतंत्र में विविधता में एकता कैसे है, तो हम इस डिफरेंशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी विविधता में एक सॉरी लोकतंत्र में विभिन्नता यानी विविधता, वो कभी कभी क्या होता है, अच्छा भी होता है और कभी कभी ये खराब भी होता है कि आपस में टकराव भी हो जाता है किसी चीज को लेकर। जैसे मैं तो एक एग्जांपल से समझा दिया, गेंदा का फूल और ये सब फूल लेकर, ये आपस में टकराव इनका नहीं होगा क्योंकि फूलों का कभी आपस में टकराव नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में कभी जनता की बात आ जाए तो कभी लोग आपस में लाठा लठौल भी कर लेते हैं। तो कभी कभी लोकतंत्र में विभिन्नता खराब भी होती है और कभी कभी लोकतंत्र में विविधता अच्छा भी होता है, ठीक है। अब बताओ ये सब कभी लड़ाई करता है? गुलाब कहता है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ गेंदा से, चाहे चमेली कहता है तू सब कुछ नहीं है, हम सबसे ज्यादा खुशबू देते हैं ताकि मेरा लोग तेल तेल यूज करता है ना, और चमेली का तेल होता है ना, ताकि मेरा लोग तेल के रूप में यूज करता है ना। तो इस तरह के ये लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन जनता आपस में कभी कभी टकरा जाता है, किसके कारण, विविधता और विभिन्नता के कारण। कोई दिक्कत है? समझ में आया इस चीज को? ठीक है आगे देखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए एक लिखेंगे थोड़ा सामाजिक विभाजन, ठीक है, सामाजिक विभाजन। देखिए जब सामाजिक विविधता, जब सामाजिक विविधता के कारण के कारण आपस में टकराव
टकराव होता है तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। सामाजिक विभाजन देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। देखिए लिख लेना, नहीं मिटाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकतंत्र में विविधता के कारण कभी कभी सामाजिक विभाजन भी होता है। तो सामाजिक विभाजन क्या है, अगर आपसे डिफिनेशन पूछ दिया जाए कि सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब सामाजिक विविधता यानी समाज में अलग अलग जो लोग रहते हैं और विभिन्न के लोग रहते हैं, उस विविधता के कारण कभी कभी लोग आपस में टकरा जाते हैं। आपके ही गांव में, हर गांव में ऐसा हो जाता है, एक जाति के लोग दूसरे जाति से क्या कर देते हैं, भिड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं। किसके कारण होता है? सामाजिक विविधता के कारण, क्योंकि दो जाति के लोग वहां पर था, सामाजिक विभिन्नता था या विविधता था, इसी वजह से तो दो लोग टकरा गए, है ना। तो सामाजिक विविधता के कारण जब आपस में लोग टकरा जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। नहीं, अगर मान लेते हैं कि एक गांव है, कुछ इधर जाति के लोग हैं और कुछ इधर जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है, एक गांव में बेचारे मिलजुल कर ये रह रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी झगड़े हो जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी कारणवश, ये सब अभी मिलकर रह रहा है पूरे गांव के लोग, किसी कारणवश झगड़ा एक आदमी से हो गया, यानी इसका इससे एक का झगड़ा हो गया। अब बताइए, जब एक से अब इस दो लोगों से झगड़ा हुआ तो इसके जो समाज का लोग है इस पर टूट पड़ेगा, क्योंकि हमार जाति के हो भाई, लड़ाई हो गलो है, अब छोड़बू ना, है ना, होता है कि नहीं। तो इधर से भी ढेर आदमी कहेगा कि यार हम कम ही, तो दोनों तरफ मारा मारी आज हो ही जाए तो फरियाद लेवल जाते ना कि कौन बरियार है, कौन जात वाला है बरियार। आओ, जब जाति के बातें आ गलू है तो आओ निकलते गोली पिस्तौल सब होगा कि नहीं, ऐसा झगड़ा होगा। अब दोनों लोगों में झगड़ा हुआ तो एक गांव बड़ा खुशहाल था। अब झगड़ा के बाद, आपसी टकराव के बाद इनमें क्या होगा, सामाजिक विभाजन। यानी लोकतंत्र में विविधता के कारण आपसी टकराव से क्या होता है, उनमें मतभेद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक विभाजन। अभी समाज अलग अलग नहीं बच जाएगा, कहते हैं ना रुक रुक ऐसे ना होता, यहाँ का मुखिया अब आएगा, मतलब वो सब कहेगा कि एक गांव में है तो झगड़ा हो रहा है, एक काम करो बांट दो इसको, एक उन्हें अपना जात वाला गांव बना दो, एक वो अपना जात वाला गांव बना दो। अब इसका बेचारा का क्या हो गया, विभाजन, बंटवारा हो गया, है ना। सामाजिक विभाजन जो है ना, वो देश के लिए क्या है, एकता और अखंडता का घातक है। यानी सामाजिक विभाजन अच्छा नहीं है देश के लिए, हमारे देश के लिए एकता और अखंडता के लिए क्या है, वह घातक है। और ये इसी का तो फायदा उठा लिया था सामाजिक विभाजन का अंग्रेज लोग। क्या कहता था, फूट डालो और राज करो, यानी एक दूसरे को लड़वाओ और तब वहां पर राज करो, अंग्रेज अपनाया था। तो बताइए हमारे लिए घातक है कि नहीं है। यानी सामाजिक विभाजन किसी, हमारे लिए नहीं, सामाजिक विभाजन किसी भी देश के लिए उसकी एकता और अखंडता, अखंडता मतलब एक साथ में जोड़ कर रखना, उसके लिए क्या है, घातक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया जी, आ गया ना। चलो थोड़ा सा आगे देख लेंगे, नहीं मिटाएंगे वो।
अब देखिए सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो क्या क्या है, ठीक है। हम लोग देख लेंगे कि सामाजिक विभाजन जो होता है, विभाजन उसका कारण क्या क्या है, यानी सामाजिक विभाजन का कारण हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सामाजिक विभाजन का जो पहला कारण है वो है जन्म। क्या है? जन्म, कौमा, जाति धर्म भाषा, जाति धर्म भाषा क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, या समुदाय। देखिए सामाजिक विभाजन का कारण में सबसे पहले समाज बट जाता है कब, यानी हमारा समाज कब बटता है, तो सबसे पहले तो जन्म, यानी जब हमारा जन्म हुआ, हम किस जात में ले लिए जन्म, सबसे पहले तो मेरा बंटवारा यही हो गया, क्योंकि पहले से लोग बटे हुए थे और हम किस जाति में जन्म ले लिए, सबसे पहला समाज का विभाजन जो है ना यहीं पर शुरू हो जाता है। दूसरा में जाति, जाति के आधार पर भी लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, बटे होते हैं, समाज का विभाजन हो जाता है। जाति की वजह से ही कभी कभी क्या होता है, आपसी टकराव हो जाता है, लोग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद धर्म, धर्म भी जो है ना वो सामाजिक विभाजन का ही एक रूप है। धर्म क्या होता है, हम किस धर्म के, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस सब को लेकर हमेशा लोग विवाद में बने रहते हैं। मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहेगा, हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहेगा, सिख ईसाई को नहीं देखेगा, ईसाई जो है हिंदू को नहीं देखेगा। इस तरह से आपसी जो टकराव है ना, ये धर्म के नाम पर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। फिर उसके बाद क्या है, भाषा के आधार पर भी लोग एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। देख लो हाल ही भाषा के आधार पर झगड़ा हो गया, तमिल वाले और हमारे बिहारी लोग, हुआ कि नहीं हुआ, तमिलनाडु में पिटाया सब, है ना, बिहारी मजदूर पीटे गए, है ना। तो इस सबसे भी क्या होता है, कभी कभी भाषा के लेकर भी झगड़े हो जाते हैं। क्षेत्र के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है, और समुदाय, यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय से कभी लड़ बैठते हैं, उससे भी हमारा समाज क्या हो जाता है, बट जाता है, यानी सामाजिक विभाजन हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो आगे देखेंगे। अगला है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत लिखते जाओ, व्यक्तिगत विविधता। उसके बाद व्यक्तिगत विविधता में क्या है, अच्छा ये जन्म में था ना, जन्म में था जाति, हाँ। व्यक्तिगत विविधता में है रंग, नस्ल, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी। उसके बाद है व्यक्तिगत पसंद, व्यक्तिगत पसंद, धर्मांतरण, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझ। देखिए सबसे पहले सामाजिक विभाजन का, अगर आपसे पूछे सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, तो बोल सकते हैं कि सामाजिक विभाजन का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहले जन्म, जन्म में क्या हो गया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र और समुदाय के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं, विभाजन हो जाता है। दूसरा व्यक्तिगत विविधता, व्यक्तिगत विविधता में कभी कभी विभाजन रंग के आधार पर भी हो जाता है। रंग के आधार पर आज शायद हम लोगों में, भारत में ऐसा न हो, लेकिन कहीं कहीं आज भी है कि गोरा और काला, ये रंग के आधार पर भी विभाजन हो जाता है। देखते हो कभी कभी मान ली कोई एकदम काला है, चाहे एकदम कुरूप है, जिसका रंग ठीक नहीं है,
है ना, उससे हम लोग नफरत करने लगते हैं। तो सामाजिक विभाजन का एक ये भी रूप ले सकता है। उसके नस्ल पर, नस्ल यानी वह कैसा है, जब जन्म लिया उसकी जाति खराब है, उसका नस्ल लोग देखने लगता है, कुछ छूत है अछूत है, इस आधार पर भी क्या होता है, समाज का विभाजन हो जाता है। अमीरी गरीबी, अमीर 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 को पसंद करता है और गरीब गरीब को करता है, गरीब अमीर को देखना नहीं चाहता है और अमीर गरीब को देखना नहीं चाहता है। इससे भी हमारे समाज में क्या होती है, विभाजन होता है। नहीं, सही बात है कि नहीं? अमीर जो लोग है शादी ब्याह करेगा, बेटी के तो कार्ड देगा, तो जाति के नाम पर वोट दे देता है। बाप रे बाप, ललटेन छाप जिंदाबाद, लालू यादव, है ना? का बच्ची के शादी करेंगे तो कार्ड पहुंचाएंगे आप लोगों को? नहीं। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि आप गरीब हैं और साहब क्या है, अमीर है। भले आपको लग रहा है कि नीतीश चाचा मार दिए पलटी तो लालू जी के दुश्मन हो गए हैं, तो नहीं, अगर शादी ब्याह के बात आए तो लालू यादव कार्ड जरूर नीतीश चाचा भी ले जाएंगे, भाई भाई मिल जा, है ना? लेकिन आपके पास नहीं आएगा। अरे हम बुराई किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा चीज होगा कि नहीं होगा, है ना? तो यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी चुनाव करते हैं, अगर हम लोग शिक्षित हैं, हमारे देश का विकास तभी होगा, क्योंकि हम जो पॉलिटिकल साइंस पर है ना, तो पॉलिटिक्स के बारे में इसमें ज्यादा चर्चा होती है। लालू नीतीश जी तो हमेशा आएंगे हमारे वीडियो में, है ना? तो ये चीज होता है। तो अगर हम लोग शिक्षा के माध्यम से, अगर हम शिक्षित हैं, तो जब तक लोकतंत्र में वैसे लोगों को नहीं बैठाएंगे जो शिक्षित हो, जो सोच, जिसको काम करने का सलीका और तरीका बेहतरीन हो, तभी हमारा देश जाकर विकास करेगा। और हमारे देश के बारे में अच्छा कौन सोच सकता है? वही जिसके अंदर क्या हो, मेरिट हो, अच्छा उसके अंदर क्या हो, मेरिट हो, वही हम लोगों के बारे में सोच सकता है, हमारे देश का विकास करवा सकता है ना? अब चलिए आगे देखिए, व्यक्तिगत पसंद, इससे भी विभाजन कभी कभी समाज में हो जाता है। जैसे धर्मांतरण, कोई कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है। मान लेते हैं कि एक घर जो है वो हिंदू से मुस्लिम धर्म में चला गया, तो बाकी के जो हिंदू हैं उसको रहने देगा वहां पर? तुरंत मारा मारी हो जाएगा। ये भी समाज का विभाजन होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम लड़का लड़की में विवाह हो गया, उसमें भी धर्म परिवर्तन हो गया। अब जो मान ले मुस्लिम का लड़की भाग गई या हिंदू के लड़का से अब शादी हो गया, सपोज, तो मुस्लिम के जो लड़की थी उसका तो धर्म परिवर्तन हो ना गया, हिंदू में आ गई, तो अब तो क्या बन गई, हिंदू। लेकिन अब क्या बताइए, जो मुस्लिम लड़की भागी है, तो उस लड़की के जो पास वाले, जो अगल बगल के जो मुस्लिम हैं, क्या उस लड़की के घर वाले को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उस पर दबाव डालेंगे क्या, नहीं तुम उस लड़की को कुछ करो ताकि मेरा जो सर है ना वो फक्र से ऊंचा हो, क्योंकि मेरा समाज में इज्जत चला गया। तो कभी कभी इस चीज को भी लेकर क्या होता है, सामाजिक विभाजन हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गई चीज? हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र में विविधता, फिर उसके बाद क्या, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है कि सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, देखिए अब हम क्या देख रहे थे कि सामाजिक विभाजन के जो कारण है, तो इस सामाजिक विभाजन पर किन देशों को इसका मार झेलना पड़ा, यानी सामाजिक विभाजन किस देश में पनपी, इसका कारण पहले इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सामाजिक विभाजन हुआ वह हुआ अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। देखिए देखिए सामाजिक जो विभाजन हुआ, सामाजिक विभाजन वो कहाँ हुआ? अमेरिका में सबसे पहले देखने को मिला। अमेरिका में क्या था कि जो समाज था
दो भागों में बटा हुआ था। अमेरिका के समाज कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक था गोरा और एक था काला। समाज दो भाग में, एक गोरे और एक काले के रूप में बटा हुआ था। गोरा काला को देखना पसंद नहीं करता था और काला कहता था, कह रहे हम काला है पर दिलवाला है ना, है। तो ये सब चीज था कि दोनों, दिलवाला नहीं कहता थे, हम बोल दिए, है ना। क्या अमेरिका? अच्छा ठीक है। अरे क्या दिक्कत है, अये ना छूटा है। तू सब दाल भात बनाते हो, कहीं कहीं नमक छूट जाता होगा, है ना। तो देखो, तो अमेरिका में जो समाज था उस समय कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में, एक गोरा और एक काला। आप समझ लीजिए कि गोरा जो है, आज हम लोग का जो बाइडन हम लोग कर रहे हैं, भाई हम अमेरिका में काम कर रहे हैं। आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। लेकिन अमेरिका से जो बाइडन से पहले भी कोई थे, शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ करके, डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले कुछ थे, उतना ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन बताइए, ये जो बाइडन आज जो है, बाइडन, ये क्या है? गोरे वाले का नेता, गोरा है। अरे समाज उस समय दो भाग में वहां बटा था, गोरा और काला। तो एक तरह से कहा जाए तो गोरा राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। लेकिन आपको शायद आप लोगों को पता हो, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले एक राष्ट्रपति बने थे, बराक ओबामा। शायद आप लोग नाम सुने होंगे बराक ओबामा का। तो जो बराक ओबामा थे, मारिएगा सर, यूट्यूब पर आ जाएगा, गूगल पर, बराक ओबामा। तो ये जो बराक ओबामा जो थे ना, वो काला थे। क्या थे? काला। तो उस समय बराक ओबामा क्या थे? काला थे। और जो बाइडेन क्या थे? अभी गोरा है ना। तो उसी तरह से वहां पर विभाजन है अमेरिका में। लेकिन इस विभाजन को दूर कौन किया था? एक कहा जाता है कि अमेरिका का गांधी उनको कहा जाता है, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका का गांधी। अमेरिका का गांधी किन्हें कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को, यानी अमेरिका का गांधी किन्हें कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। ये मार्टिन लूथर किंग जो थे, गांधी मतलब क्या? हम लोग का जो देश में जो गांधी जी थे, वो भेदभाव करते थे। किसी जाति को लेकर नहीं करते थे, न धर्म के लेकर करते थे, न गरीबी अमीरी को लेकर करते थे। इसीलिए तो उन्हें गांधी जी कहा जाता था। एक गाल में कोई मारता था, दूसरा गाल भी देते थे, तो इसमें भी मार लो, शायद हमको सबक मिल जाए, है ना। तो गांधी जी ऐसे प्रवृत्ति के थे, इसीलिए अमेरिका का गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ये इतने अच्छे इंसान थे कि इन्होंने गोरा और काला का भेदभाव खत्म कर दिया, वहां पर हटा दिया। करे गोरा और काला क्या है? तुम एक इंसान हो, तुम एक देश के हो। तुम्हारे अंदर अगर राष्ट्रवाद का भावना का खून बहता है, तो कालों के अंदर भी राष्ट्रवादी का भावना का खून निकलता है। यानी दोनों क्या हो? एक देश के हो। तो बताओ, तुम अपने में जब गोरा काला कर लड़ते रहोगे तो तुम्हारा देश कभी विकास नहीं करेगा। और गोरा और काला को लेकर जब यहाँ भेदभाव खत्म हुआ, तब जाकर अमेरिका क्या हुआ? विकास किया। और देखो आज अमेरिका कहाँ है ना। अरे पागल, सही सब परेशान कर देता है सब। देखो, मार्टिन लूथर किंग, हमें यहाँ भेदभाव को क्या किया? खत्म किया, भेदभाव, है ना। अरे पढ़ना है तो बैठो ना, तो वहां से ताको मत, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे। अब लिखना पड़ेगा। अब क्या है कि जो सामाजिक विभाजन हुआ, उसके बाद हम लोग का टॉपिक आया सत्ता में साझेदारी। हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में जाना। अब क्या देखेंगे आगे कि सत्ता में साझेदारी। तो सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सत्ता में साझेदारी क्या है, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सत्ता में साझेदारी किसको कहते हैं।
तो सत्ता में साझेदारी का बेस्ट डिफिनेशन क्या है कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था है यह जिसमें समाज के प्रत्येक समूह, यानी कोई समाज है, समाज के प्रत्येक आदमी या प्रत्येक समूह या समुदाय की भागीदारी होती है। यानी शासन की जो व्यवस्था है ना, लोकतंत्र में जो शासन की व्यवस्था, उस व्यवस्था में प्रत्येक इंसान की अगर भागीदारी हो रही है तो वह है सत्ता में साझेदारी। क्योंकि हम सत्ता में साझेदार है। जैसे अगर आप वोट डालने जाते हो तो आप सत्ता में क्या हो, साझेदार हो। अभी आप लोग सत्ता में साझेदार नहीं हो क्योंकि आप लोग वोटिंग नहीं करते हो, आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब 18 साल से बाद जब आप वोट डालने जाओगे, आप अगर अपना प्रतिनिधि चुनोगे, आप अपना नेता बनाओगे, तब आप उस दिन से सत्ता में साझेदार हो जाओगे। नहीं, एक वोट मेरा भी है तभी वो सरकार बना है। अगर वो एक वोट अगर हम ना देते और एक वोट से अगर कोई सरकार गिर जाए और हार जाए तो सोचिए कि आपका उसमें साझेदारी कितना महत्व रखता है ना। तो वही होता है कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के हर प्रत्येक समूह और समुदाय के लोग भागीदारी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि बहुत सारे देश जो थे ना, वो सत्ता में साझेदारी नहीं किए हुए थे। बहुत सारे देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं था, सत्ता में साझेदारी लोग वहां पर नहीं किए होते। जैसे हमारा एक देश था बेल्जियम, हम लोग एक बेल्जियम एक देश ऐसा था जो सत्ता में साझेदार नहीं था। लोग यहाँ पर कैसे सत्ता में साझेदार हुए समझेंगे। जो बेल्जियम है वह एक यूरोप का देश है। किसका देश है? यूरोप का। ये है आपका पूर्ण रूप से बेल्जियम का मैप। किसका मैप है? बेल्जियम का। ये पूरा बेल्जियम है। बेल्जियम जो बटा हुआ था वह 3 भाग में बटा हुआ था। वो धर्म के आधार पर बटा हुआ था। जैसे कुछ डच धर्म नहीं है, भाषा के आधार पर बेल्जियम बटा हुआ था। कुछ डच भाषी थे, कुछ फ्रेंच भाषी थे और कुछ जर्मन भाषी थे। जो ब्लैक वाला क्षेत्र है वो डच भाषी है, जिसको फ्लेमिश इलाका कहा जाता है। कौन सा इलाका कहा जाता है? फ्लेमिश इलाका। उसके बाद फ्रेंच जो भाषी है उसको कहा जाता है वेलेनिया इलाका। क्या बोला जाता है? वेलेनिया इलाका। डिस्टर्ब क्या करवाती है, ऊपर से फेंक दो। देखिए, तो 3 भाग था। एक फ्लेमिश इलाका जिसमें डच बोलने वाले लोग रहते थे। बेल्जियम 3 भाग में बटा था, वो भी भाषा के आधार पर। एक डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। थोड़ा सा समझ लेंगे, उस पूरे बेल्जियम का जो है ना, जो बटा हुआ था 3 भाग में, पूरा बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ यानी 100 लाख। देश है बेल्जियम, एक छोटा सा देश था जहां पर लोग कम थे। 1 करोड़ उसकी कुल आबादी है, जिसमें 59% यानी कहा जाए 59 लाख। 1 करोड़ में 59 लाख जो है ना, वो कौन बोलने वाले थे? डच थे। उसके बाद 40% फ्रेंच, यानी 40 लाख कौन थे? फ्रेंच। कौन थे? फ्रेंच। उसके बाद 1 लाख कौन थे? जर्मन। अब बताओ, 1 लाख का तो कोई वैल्यू नहीं होगा जी। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या है किसी देश में, उसका क्या वैल्यू है? कुछ है नहीं। लेकिन समझिएगा, जो फ्लेमिश इलाका के डच भाषी थे, उनकी आबादी कितना था? 59 लाख। इनका आबादी था 40 लाख और उसका आबादी था 1 लाख। यानी सबसे ज्यादा डच का
उसके बाद फ्रेंच का, उसके बाद जर्मन भाषी का। यहाँ पर विकास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये भाषा के आधार पर बटे हुए थे। डच भाषी फ्लेमिश इलाका का इतना इतना परसेंट था। क्या होता है कि बेल्जियम भी अब चाहा कि नहीं, हम लोगों को क्या करना है, विकास करना है ना, क्योंकि हम लोग क्या है, पिछड़े हुए हैं, ऐसे विकास नहीं होगा। दोनों लोग मिलते हैं, तीनों लोग आपस में जब हम लोग मिल जाएंगे तब हमारा विकास होगा। जो अलग अलग बटे हुए थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वे लोग आपस में गले मिले कि नहीं, हम लोग एक साथ होकर एक अपना एक अलग संविधान बनाएंगे। जो संविधान उस समय भी था इसका, लेकिन जो संविधान हम लोग का है वो हम लोग के प्रति मतलब उतना उदारता से काम नहीं होती है, क्योंकि किसी में कुछ कुछ ऐसा काम था कि डच का ज्यादा अधिकार प्राप्त था उस संविधान में, फ्रेंच को कम था, जर्मन को नाम एकदम बेचारा का था ही नहीं। इस तरह से लोग सोचे कि नहीं, एक साथ मिलते हैं, एक अपना एक अलग संविधान बनाएंगे, हम लोग सत्ता में साझेदार होते हैं। तो वही करता है कि बेल्जियम सत्ता में साझेदार होता है। कैसे? क्षेत्रीय अंतर, जो क्षेत्रीय अंतर था बेल्जियम का, यानी एक दूसरे से जो विभिन्नता रखते थे, विविधता रखते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वे लोग साथे मिले, ये सब भेदभाव को क्या किए, खत्म किए। सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कि नहीं, हमारा सांस्कृतिक जो विविधता है उसको स्वीकार करते हैं और एक साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। 1970 से 1993 तक कितना, 23 साल के अंतराल में संविधान को 4 बार संशोधन किया बेल्जियम कि नहीं, अगर किसी को ज्यादा अधिकार प्राप्त है तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डच की अगर संख्या, जो डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, अगर जर्मन की संख्या कम है तो ऐसा नहीं है कि उस देश का नहीं है, इस देश का वो भी है, इसीलिए सबको अधिकार बराबर होना चाहिए। संशोधन किया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहे। अब बताइए, अगर एक देश में इसको ज्यादा अधिकार हो जाए, इसको कम, इसको एकदम कम, बताइए सामाजिक विभाजन होगा कि नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, मारा काटी होगा ना, कि हम भी तो इस देश के हैं। अगर 4 भाई हैं, एक भाई को खूब पिताजी खूब बढ़िया से करे, चाहे 3 भाई के खूब बढ़िया से करे, एक भाई के कुछ ना एकदम देख के तुरंत देख लेने, तुरंत देखते हैं तो हमारा जतरा बिगड़ जाता है। इसी अगर पिताजी बोलने लगे तो बेटा क्या करेगा, चाकू भोंक देगा कि नहीं, करे हमरा पैदा काहे कर ले। बोलो, अगर बेटा सही है, हर काम बाप के लिए कर रहा है, अगर वो बाप ओकरा देख न चाहे, सब संपत्ति 3 गो बेटा के दे दे, ओकरा न दे, तो बेटा न चाकू भोंक देगा, हो चल चल बुढ़वा तरह खत्म कर दे। तो ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, तो यही चीज है कि अगर किसी को अधिकार ज्यादा मिलेगा तो वहां पर सामाजिक विभाजन होता, लड़ाई झगड़ा होता, उसका उस देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए 4 बार संशोधन किया, 70 से लेकर 93 तक। केंद्र सरकार में डच, फ्रेंच फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान की, कि डच हो चाहे फ्रेंच हो, सबका मंत्री बराबर रहेगा, ही ना कि डच वाला का मंत्री ज्यादा है, फ्रेंच वाला के कम रहेगा। सबके बराबर बराबर मंत्री रहेगा, तथा दोनों की सहमति से एक नया कानून पारित हो। दोनों का सहमति रहेगा तभी कानून बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं। क्षेत्रीय सरकार की शक्ति दे गई कि जो क्षेत्रीय सरकार है ना, अगल बगल के नजदीक का, उसको शक्ति प्रदान कीजिए तभी जाकर विकास होगा। अच्छा बताओ, सब काम मोदी जी करेंगे तो विकास होगा कभी? हमारे देश देखते हो कैसे होता है, एक तो प्रधानमंत्री केंद्र में बैठा हुआ है, उसके बाद सांसद बनाया जाता है, मुख्यमंत्री सभी राज्य का बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है, वार्ड बनाया जाता है। क्या है? ताकि हर वो इंसान का जो प्रॉब्लम है ना, हाई कमान तक, सबसे ऊपर तक पहुंच जाए, इसीलिए इतने छोटे छोटे मंत्री बनाए जाते हैं। वही कहता है कि क्षेत्रीय सरकार की शक्ति को बढ़ाया जाए, यानी वहां अगल बगल के जो क्षेत्र के जो सरकार है ना, उसको शक्ति दिया जाए तभी तो वो काम करेगा। आगे, राजधानी ब्रुसेल्स। एक और पता चला कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। यानी राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व करने वाला बनाया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो सरकार बना वो दोनों समुदाय का बना,
डच का भी और फ्रेंच का भी। देखिए अलग 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 सरकार दोनों समुदायों का समान यानी बराबर संख्या में बनाया गया। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह बेल्जियम सत्ता में साझेदारी किया। बेल्जियम में कितने भाषा के लोग रहते थे? 3 भाषा के, डच, फ्रेंच और जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन। उसके बाद बताइएगा डच कितना परसेंट? 59%, यानी 59 लाख की आबादी। फ्रेंच कितना परसेंट? 40%, यानी 40 लाख की आबादी। और 1% जर्मन है जो कि 1 लाख की आबादी, यानी बेल्जियम की कुल आबादी कितनी थी? 1 करोड़। 1 करोड़। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी समझा दिए इसको। देखिए हम लोग क्या देख रहे थे कि सत्ता में साझेदारी। सबसे पहले सत्ता में साझेदारी कौन सा देश किया? बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम जब सत्ता में साझेदारी किया, बेल्जियम में कितने भाषा बोलने वाले लोग रहते थे? 3 भाषा। कौन कौन? डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा। उसकी आबादी कितना थी कुल? 1 करोड़। अब सत्ता में साझेदारी करने वाला दूसरा देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। अब बीच में वह द्वीपीय देश है, द्वीप जैसा है, और वहां की कुल आबादी है 2 करोड़। कितना आबादी है? जिस तरह से बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ थी, उसी तरह से श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़। 2 करोड़ कोई बड़ा आबादी नहीं है। हम लोग का बिहार जो है आबादी के मामले में 13 करोड़ लगभग पार है। सोचो बिहार की आबादी 13 करोड़ है और उस देश की आबादी 2 करोड़ है। अगर ओवरऑल पूरा इंडिया की बात करें तो हम लोग का आबादी चाइना को छू दिया, 140 करोड़ है ना। सरकार तो कहती है हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ पर हम दो हमारे 10 का स्लोगन चलता है ना। तो इससे आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो हमारे देश के लिए या हर समाज में रहने वाले इंसान के लिए, सबके लिए क्या है? घातक है ना। आबादी ज्यादा होना ये कोई खुशखबरी नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? घातक है। हम लोग अपने जैसे गांव मोहल्ला में सास को देखते हैं, ससुर को, है ना। सास और ससुर जो रहती है सब, जब एगो पोता हो जाएगा किसी नहीं एगो आउ चाहिए जोड़ा, होता है कि नहीं? तो 2 तो हो गया, तो एक राखी बांधे ला एगो पोती चाहिए, है ना। एगो पोती हो गया तो 2 रहा कहाँ? कितना हो गया? 3 हो गया। इसी तरह से हमारा आबादी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आबादी बढ़ने का रीजन है क्या? साक्षरता। अगर साक्षर नहीं है उतना, उस घर में आबादी ज्यादा है। जिस घर में पढ़े लिखे लोग कम है, उस घर में आबादी ज्यादा है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर आबादी कम है ना। जिससे हम लोग जैसे इंसान क्या कहते हैं कि एगो काफी है ना जी। है? अरे एक एक नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए हम तो हमारे तो नहीं, हम तो हमारे एक भाग से, या तो बेटा या तो बेटी, बस काम खत्म है पहला, है ना। तो अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका जो है एशिया का किस महादेश में पड़ता है? एशिया में। यह एशिया का द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब द्वीप है, एक छोटा सा टापू है जो चारों तरफ से समुद्र के बीच में घिरा हुआ है। उसके बाद तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर है। ये थोड़ा श्रीलंका जो है ना वो कहाँ है? तमिलनाडु के जो तट है ना उससे कुछ दूर किलोमीटर, यानी भारत में तमिलनाडु है, तमिलनाडु से सटा हुआ कुछ दूरी पर कौन है? श्रीलंका है ना। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, लेकिन दूर का नहीं, पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश के कारण ना राम जी सेतु बना के श्रीलंका पहुंचे थे, केकरा? रावण के मारने के लिए, जलाने के लिए नहीं, मारने के लिए पहुंचे थे, है ना। सेतु बना के, बानर सेना, है ना। तो उधर के खूब जैकेट चिबा रहा है, रस चूस रहा है ओकरा, है? देख रहा है ना, कैसा लग रहा है? बढ़िया। एक ऐसा अच्छा चीनी लपेट किया ओकरे में चूसी। आगे देखो, समझ में आया जी। उसकी आबादी श्रीलंका की है, कितना है? 2 करोड़। चलिए हम लोग देखते हैं इसके जातीय बनावट क्या है। तो यहाँ पर कई जाति है, जैसे सिंगली और तमिल जाति। ध्यान रखिएगा,
श्रीलंका में दो प्रकार की जाति है। एक जाति है सिंहली, कौन सा जाति है? सिंहली, सिंहली और तमिल। तमिल देखिए, सिंहली जो है वो कितना परसेंट है? 74%। और तमिल जो है वो है 18%। ठीक है। अब देखिए, ये जो जाति है, दो प्रकार का जाति, एक सिंहली और एक है तमिल। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है? सिंहली। 2 करोड़ में 74% सिंहली है, यानी उसकी आबादी लगभग कितना? 74 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14, 148, यानी 1.5 करोड़ लगभग कौन है? सिर्फ सिंहली। और 50 लाख में तमिल, ये सब मिला के है। आगे देखिए, इसमें और क्या है? 74%। अब देखिए, इसमें मूल जो तमिल भी है ना, तमिल 2 तरह से बटा हुआ था। तमिल भी वो पूर्ण रूप से तमिल नहीं है, वहां जाति 2 प्रकार का, एक सिंहली और एक तमिल। सिंहली जो और तमिल जो था वो 2 प्रकार से बटा हुआ था। कुछ इस प्रकार है कि एक है मूल तमिल, तो मूल तमिल कितना है? 13%। और भारतीय तमिल वो कितना है? 5%। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है तमिल जो है 2 प्रकार के, एक मूल तमिल जो श्रीलंका के ही निवासी थे। कहाँ के? निवासी के, श्रीलंका के निवासी थे। लेकिन एक भारतीय तमिल, वो तमिलनाडु से गए थे काम करने श्रीलंका। आगे आप समझ में आ रहा है? श्रीलंका वो किस लिए गए थे? काम करने। कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इसलिए श्रीलंका ले जाया जाता था क्योंकि तमिलनाडु से सस्ते मजदूर मिल जाते थे श्रीलंका वासी को। तो श्रीलंका वो चले गए, कहाँ क्या करने चले गए? काम करने। और मान लेते कभी कभी ऐसा होता है कि जहां आप काम करने चल गए, वहां का वेशभूषा अच्छा है, आपको पसंद आ गया, तो आप वहां के निवासी हो गए। निवासी होने का मान लो वहीं शादी ब्याह हो गया, वहीं के लड़की से, तमिले से, तो वहां शादी ब्याह हो गया, तो आप निवासी कहाँ के हो गए? वहां का, है ना। तो वही कह रहा है कि भारतीय जो तमिल थे वो 5% थे जो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। किस लिए गए थे? मजदूरी करने गए थे, और बंधुआ मजदूर बनकर वहीं का रह गए। कोई दिक्कत है? उसके बाद ईसाई जो था वो कितना परसेंट है? 7%। याद रखिएगा, सिंहली जनजाति कहाँ का है? श्रीलंका का, जो कि कितना परसेंट? 74%। फिर उसके बाद तमिल है 18%, जेकरा में 13% मूल तमिल और भारतीय तमिल 5%। उसके बाद ईसाई कितना परसेंट है? 7% है, जो दोनों भाषा में है। कोई जरूरी नहीं, ईसाई जो है सिंहली वाला भी है, और कुछ तमिल भाषा के लोग भी ईसाई धर्म को मानते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इतना समझने में? आगे है कि श्रीलंका जो है ना, सत्ता में साझेदारी कैसे किया। तो सबसे पहले श्रीलंका आजाद हुआ था, जिस समय हम लोग आजाद हुए 1 साल के बाद श्रीलंका को भी आजादी मिली। पहले पता है सभी देश एक दूसरे का गुलाम था, कोई ना कोई ऑस्ट्रिया का गुलाम था, कोई जर्मनी का गुलाम था, कोई फ्रांस गुलाम बने था, कोई तुर्की के गुलाम था। कुछ ऐसे करके हर एक देश दूसरे देश को अपना वर्चस्व दबदबा बनाए हुए थे, है ना। तो उसी तरह से स्वतंत्र वो कब हुआ? श्रीलंका 1948 में। इसमें सिंहली का दबदबा बना हुआ था। सिंहली जो जनजाति था वो दबदबा बनाए हुए था पूर्ण रूप से श्रीलंका पर। का है? क्योंकि सिंहली का जनसंख्या ज्यादा था। अब बताओ, जिसका जनसंख्या ज्यादा, तू ही लोग के गांव में ज्यादा लोग ज्यादा है ना। पासवान बराबर बराबर दोनों है, ना मार होता है तो तोरो धर के पूछ देता है, तू सबके बरोबरे मारता है। तू सब जितना मारेगा उतना तोरो मारेगा, बराबर है तब ना जी। ये बेचारा 2-4 घर रहते तो तू सब रह देता हो टांग टांग के। फिर चारे गो ये वही हाल था। सिंहली की संख्या ज्यादा था, लेकिन तमिल लोग कम थे, इसलिए वर्चस्व दबदबा सिंहली का बना हुआ था। किन पर? तमिल पर। 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। सरकार भी वहां का मुंह देखा देखी करता था। सिंहली की संख्या ज्यादा था, इसलिए वहां सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया गया, क्योंकि इसकी राष्ट्रभाषा बना दो। क्यों सिंहली को सुना जाता था? सुनने का पीछे रीजन था। अगर बताइए, अगर मान लेते हैं कि 2 संख्या में बटा हुआ है, जिसकी संख्या ज्यादा है सरकार उसकी ज्यादा सुनेगी। बोलो यस या नो। अगर ये दो जनजाति हो गया,
इसकी संख्या 74%, इसका बेचारा है 88% जनसंख्या। सरकार इसका इसलिए सुनेगा कि वोट तो इसी से न लेगा जाते हैं, इसका कोई वैल्यू है, सब वोट दे देगा जीत जाएगा। इसीलिए सरकार देखा देखी करती थी और ज्यादा किसका सुना जा रहा था, सिहली को। 1956 में सिहली को क्या बना दिया गया है, राष्ट्र भाषा बना दिया गया श्रीलंका का। सरकारी नौकरी में भी सिहली को प्राथमिकता दिया गया, यानी सरकारी नौकरी में भी सिहली को कहाँ रखा गया, सबसे आगे, सबसे ज्यादा सिहली को सरकारी नौकरी दे दिया गया। इस तो अत्याचार हो रहा था केकरा पर, तमिल पर, है ना। उसके बाद सरकारी स्कूल कॉलेज में सिहलियों को छूट दिया गया, पढ़ने का भी छूट किसको मिला ज्यादा, सिहली को। बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला, ज्यादातर जो सिहली भाषा के लोग थे ना, वो किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। इसीलिए बौद्ध धर्म को क्या मिला, संरक्षण मिला। सिहली भाषी किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। अब बताइए, ये मान रहा है बौद्ध धर्म को, इसकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए सरकार भी इसको संरक्षण दिया, इसको बचाया। क्यों, क्योंकि इससे उसको क्या लेना था, वोट लेना था, है ना। अब क्या हुआ कि तमिल जनता नाराज हो गई। जब ऐसा हुआ, देखा देखी हुआ, तमिल को अरे ये तो गड़बड़ हुई तो, है ना, मीटिंग बनाया सब कि सब जितना लाभ है सब सिहलिए को मिल जा रहा है, तो हम ही की देश के नहीं हैं, अरे हम लोग भी तो इस देश के हैं, तो हम लोग को भी उतना अधिकार मिलना चाहिए। संख्या से क्या होता है, हम लोग इस देश के निवासी हैं, तो हम लोग को भी उतना अधिकार मिलना चाहिए जितना किसको है, सिहलियों को प्राप्त है। तो सरकार और राजनीतिक पार्टी अपने आप को दुश्मन मान लिया, कहा कि नहीं ये तो तमिल का दुश्मन है, कौन, सरकार और राजनीतिक जितना पार्टी है सब तमिल का दुश्मन है, काहे के मुंह देखा देखी कर रहा है। अगर मान लेते हैं कोई सरकार किसी एक जाति पर विशेष रूप से वो टारगेट करके उस पर अत्याचार करे, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग का सरकार नहीं है, हम पर अत्याचार हो रहा है, ये मुंह देखा देखी हो रहा है। वही तमिल लोग बोलने लगे कि तो पूरा छूट जो है सिहली को मिल गया, यानी हम लोग का वो दुश्मन है सरकार। आगे खुद को राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। अब क्या हुआ कि जितने तमिल थे ये अपना एक राजनीतिक पार्टी बना दिया, और कुछ वो क्या रखा, मांग रखा कि हमारा कुछ मांग है उसको पूरा करवा, नहीं करोगे तो आंदोलन होगा, है ना। तमिल को राजभाषा बनाओ, कहा कि नहीं सिहली को जैसे राजभाषा बनाया हो, तमिल को राजभाषा अब तुम बनाओ। किसको बनाना है, तमिल को। शिक्षा और रोजगार को समान अवसर दो, यानी जितना सिहली को रोजगार मिला है और शिक्षा में अवसर मिल रहा है, उतना ही अवसर किसको चाहिए, तमिल को भी चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, मांग, फिर भी सरकार इस मांग को नहीं माना, क्या करने दो, 18% क्या करेगा, हमारा साथ कितना परसेंट का है, 74%। सरकार का वर्चस्व बना रहा और जो मांग था वो मांग को नहीं माना, कौन, सरकार। इसका नतीजा क्या हुआ, देखिए, मांग अगर नहीं माना सरकार तो उसका नतीजा निकला कि उग्र संगठन बनाया, तमिल लोग मिलकर क्या बनाया, संगठन, जिसका नाम था लिट्टे, लिट्टी ना लिट्टे, क्या नाम था, किसका संगठन था, लिट्टे किसका संगठन था, तमिल का। किस लिए बनाया था, मांगों को पूरा करवाने के लिए। दोनों समुदाय में अब टकराव हो गया, एक संगठन था लिट्टे ना, सिहली का भी संगठन था, सिहली का हम थोड़ा से कम है, संख्या में ज्यादा है, आओ न लो। अब दोनों में क्या हुआ, रिसुम शुरू हो गया, झगड़ा छिड़ गया श्रीलंका में। नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध बन गया, एकदम वहां पर मारा मारी का संभावना हो गया। फिर से एक बार हम लोग समझ लेंगे, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी क्या था, यहाँ की संख्या कितनी, द्वीपीय देश है एशिया का, संख्या इसका 2 करोड़, जो तमिलनाडु से सटा हुआ है। जातीय बनावट क्या है, यहाँ 3 प्रकार के जाति, सिहली 74% जो बौद्ध धर्म को मानता हो, तमिल 18% जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हो, मूल तमिल जिसमें 13% जो एकदम श्रीलंका के हैं, और भारतीय तमिल जो भारत से गए हो कितना है, 5%, ईसाई है 7%। श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी में क्या हुआ कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, 1948 में, सिहली का इस पर दबदबा था। 1956 में सिहली को राष्ट्रभाषा बनाया गया, सरकारी नौकरी में भी सिहली को छूट दिया गया, सरकारी स्कूल कॉलेज में भी उसको विशेष रूप से छूट मिला, बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया क्योंकि सिहली की संख्या ज्यादा था।
इससे तमिल जनता क्या हो गई, नाराज हो गई। सरकार और राजनीतिक पार्टियों का उसने क्या मान लिया कि मेरा दुश्मन है। खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। मांगे क्या रखी कि तमिल को राजभाषा बनाओ और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दो। लेकिन सरकार इस मांग को नहीं माना। तो तमिल ने एक उग्रवादी संगठन बनाया जिसका नाम रखा लिट्टे। ये लिट्टे जो है दोनों समुदायों में क्या कर दिया, टकरा गया। टकराया तो नतीजा निकला तो वहां गृह युद्ध की संभावना। बोलो कोई दिक्कत समझने में, इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ रोक दो थोड़ा। देखो अगला क्या है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सत्ता में साझेदारी। तो क्या आपका ओपिनियन क्या है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? सत्ता में साझेदारी से क्या हमें लाभ है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। तो अगर ये बताइए सत्ता में साझेदारी होने का मतलब क्या है कि समाज का हर वो इंसान, हर वो वर्ग उसको राजनीतिक चीजों का या राजनीतिक में वह पूर्ण रूप से भागीदार हो या उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वो सत्ता में साझेदार होता है। तो कहते क्या है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? तो हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच जो है ना टकराव की भावना कम हो जाती है। अच्छा ये बताइए, अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होती, एक गांव है, एक गांव में मान लेते हैं ये एक गांव है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हो, तो इसमें कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार हो और कुछ लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं हो। जिसे मान लो सपोज गरीब, एक तरह से गरीब समझ लो। तो अगर इस गांव में ऐसा हो जाए कि गरीब लोग वोट नहीं देगा और अमीर देगा, सरकार जब चुने जाएंगे तो बताइए गरीब का सरकार बनेगा कभी? अमीरों का ही सरकार बनेगा, क्योंकि गरीब तो वोट ही बेचारा नहीं दे रहा है। तो उसके मन चाहे जो सरकार वो बनाना चाहता है जिसको, उसका सरकार नहीं बन पाएगा। और किसका सरकार बनेगा? अमीरों की सरकार बनेगी। तो इससे दोनों में टकराव होगा कि नहीं होगा? लेकिन यही सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाए तब टकराव की आशंका जो है ना कम जाती है। क्यों? आप चुनो कि जिसको मन है उसको चुनना है, हम भी अपना सरकार बनाएंगे, हम लोग भी चुनेंगे। तो इससे क्या होगा, झगड़ा जो है ना उसको होने की संभावना कम जाती है। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी क्या होता है, ठीक रहता है। सत्ता का बंटवारा से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी ठीक रहता है। गरीब का जिसको मन है, जनता जिसको चाहेगी उसको सरकार में लाएगी। मान लेते हैं कि हाँ सत्ता का बंटवारा सब लोगों में समान समान होता है ना। तो इससे क्या होता है, व्यवस्था ठीक हो जाता है। यानी सभी समाज के लोगों को नेता चुनने का अधिकार प्राप्त होता है ना। तो इससे उसकी व्यवस्था क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाता है। यही कहना कि अगर कुछ लोगों को अधिकार न मिले तो क्या उसका नेता बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो यही ना कहता है कि सत्ता का अगर बंटवारा हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं। नहीं समझ में आया? सत्ता में अगर साझेदारी कोई कर रहा है तो आप सत्ता में तो साझेदार हो रहे हो, आप सत्ता में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन इससे फायदा क्या है कि आप देश का भी योगदान कर रहे हो। अगर आप जनता यानी हम लोग सभी जनता मिलकर एक सरकार का चुनाव करे, एक बढ़िया सरकार को बैठाए जिससे हमारा देश विकास करे, तो उस विकास के रास्ते में सबसे पहला योगदान किसका रहा? हम लोग का, जनता का। हम लोग अच्छा चुने तभी तो अच्छा देश का हुआ। तो वही कहता है ना कि सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग जो है ना वो देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
देखते हो चुनाव होने से पहले ही एक जगह मीटिंग होने लगता है, 10 गो बुढ़वा रहे चाहे बुढ़िया रहे चाहे कुछ भी रहे, आज केकरा अबरी वोट देवल जाए, लालू यादव के, नीतीश कुमार के, वो तो पलटू महाराज है, ये लोग बोलने लगता है। होता है कि नहीं? राजनीति की बात जहाँ होती है तो चुनाव होने से पहले 1 महीना पहले कहीं पुल है ना, तो पुल पर 10 गो लोग बैठ के यही मंथन होते रहता है कि कौन छाप बढ़िया है, कौन का है, कोई कैसा है। होता है कि नहीं होता? तो लोग सोचना इसके बारे में क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब जिसको वोट से मतलब ही नहीं हो, कभी कभी बट हमरा कोई चीज है जो बने, हमरा वोट देना है कोनो। बच्चे आप लोग जिसको वोट नहीं देने का अधिकार है, आप लोग सोचते हो कौन जीते कौन हारे, हमरा दे ही लेता, हमरा मतलब कुछ वही होता यहाँ पर। जब सत्ता में साझेदारी नहीं होता तो लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, कैसे? इसको लिख देना, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है कैसे, इसको लिख देना है। या पूछ देगा कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है, सत्ता में साझेदारी को। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए, कुछ अब शासन का बंटवारा, जैसे सरकार बनता है तो शासन बट जाता है। शासन का क्या होता है, बंटवारा होता है कि नहीं? कैसे शासन का बंटवारा होता है, समझिएगा। शासन का बंटवारा ये मैं कल इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतना अभी हम समझा देते हैं थोड़ा सा। शासन का बंटवारा कैसे होता है आप समझना। हमारा शासन है 2 तरह से बढ़ जाता है, एक क्षैतिज बंटवारा और एक स्तरीय बंटवारा। एक क्षैतिज बंटवारा और एक स्तरीय। क्षैतिज बंटवारा में क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये क्या है भाई, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है? ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझे। शासन का बंटवारा तो हुआ 2 रूप में, क्षैतिज रूप और स्तरीय रूप। क्षैतिज रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखना ये क्या होता है, विधायिका हम उसको कहेंगे, विधायिका, देखिए विधायिका हम उसको कहेंगे जो नियम कानून को बनाता हो। ठीक है, यानी संविधान में जो नियम बनाने वाले हैं वो कौन है, नेता, विधायक। यानी जो भी नियम है उन नियम को कौन बनाता है, नेता लोग बनाता है, विधायक लोग बनाता है, सांसद बनाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही लोग। यानी सब कौन बनाता है, खादी वाला, यानी नेता, उजरा ड्रेस वाले लोग नियम कानून को बनाते हैं। जिसे नई नियम कानून बना, नीतीश कुमार जैसे जीते, कहे के बिहार में शराब बंद हो जाएगा जी, लागू करो, है ना। अब मोहर लग गया, बिहार में सरकार नहीं बंद होगा, बिहार में शराब बंद का क्या लगा, मोहर लग गया। यानी बिहार में पूर्ण रूप से क्या है, शराब बंदी है। नियम बनाया कौन, सरकार बनाती है। यानी विधायिका में कौन आ जाता है, नेता। सीधे हम लोग समझेंगे ना, नेता कौन आ जाता है विधायिका में, नेता। नेता क्या करता है, नियम कानून को बनाता है, नियम को बनाता है। क्या करता है, नियम को बनाता है। अब चलिए, उन नियम बनाया तो उसको पारित तो नेता करवाएगा। अब दारू बिक रहा है न बिक रहा है, नेता सब आके छापा मारेगा, ड्राम फोड़ेगा। अब इसको नियम को, पुलिस से नहीं, बहुत लोग है दारुए पे को नहीं हम देखेंगे। एक शराबबंदी कर दी तो शराबे पर मत देख लोगे, कार्यपालिका का खाली काम है शराबे बंद करवाना। अरे कार्यपालिका का वह काम है जो सरकारी जो काम, जो नियम बनते हैं उस नियम को पूरा करवाना कार्यपालिका का काम है। जैसे सरकारी स्कूल के शिक्षक, वो भी एक प्रकार के कार्यपालिका है, जो नियम कानून जो बना हुआ है उस पर वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं।
बैंक के कर्मचारी वो भी एक प्रकार का क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। पुलिस स्टेशन, पुलिस में जो भी थानेदार जो पुलिस लोग है वो सब भी किस में आता है, कार्यपालिका में आता है। ब्लॉक में जाइएगा वो किस में आता है, कार्यपालिका में आता है। तो अब इस कानून को पारित करवाने वाले को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। इस कानून को जो कानून बनाया विधायिका, उसको पारित करवाने वाले को हम कहते हैं कार्यपालिका। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी तो आदेश लागू हो गया, अब इसको पूरा कौन करेगा, कार्यपालिका, पुलिस। इसको एकदम बंद रखना है जी, नहीं बेचना है। तो मुसहरी में गया, ए मुसहर सब दारू बंद करो, दारू नहीं चालू होगा, एकदम दारू बंद रहेगा जी। आज के बाद देख लिए ना, ड्राम उराम फोड़ देंगे हम। अब नहीं दारू चुआना, फिर भी वह चालू रखा। दूसरा दिन पुलिस आया, तू ना बंद कर ले, हल कह के ना गए थे जी कि बंद रखना है, फिर भी तू काहे चालू किया। अब क्या करेगा, पुलिस उसको धर के लेकर जाएगा जेल में। अब जेल कहाँ जाएगा, फिर कोर्ट में ही मामला जाएगा। अब कोर्ट में जो आदेश तुम कार्यपालिका का अगर नियम कानून जो पारित करवाने वाला है और उसका तू नहीं, उसके नियम को उल्लंघन जैसे ही किया, तो मामला कहाँ फंसेगा, न्यायपालिका में। और वहां जज जो है वो फैसला सुनाएगा कि इसको 3 महीना के जेल हो या 3 साल के या 30 साल के या उम्र कैद की सजा हो, उसको कहते हैं न्यायपालिका, है ना। समझ में आया। विधायिका यानी नियम कानून बनाने वाले, इस नियम कानून को पूरा करवाने वाले कार्यपालिका, और न्यायपालिका यानी जज हो गया, वकील हो गया, माने कोर्ट में जो मामला जाए, यानी इस सब पे आप गलत कीजिएगा तो उसके ऊपर कौन है, न्यायपालिका। आपके साथ न्याय होगा या अन्याय, जो भी अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा, न्याय होगा। ये तो समझ में आ गया क्षैतिज बंटवारा कानून का। अब बताइए शासन का बंटवारा स्तरीय रूप से भी होता है, कैसे समझेंगे। सबसे पहले स्तरीय बंटवारा क्या हुआ, स्तर के अनुसार बंटवारा, यानी सबसे पहले केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में कौन आ जाता है, देश की जो सरकार है वो प्रधान मंत्री, यहां लिखे क्या, देखो स्तरीय बंटवारा में, स्तरीय बंटवारा, चलो आज खत्म हो गया ये वाला भी। स्तरीय बंटवारा में क्या क्या आता है, ध्यान देना है। सबसे पहला केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। देखिए शासन जो है ना इस प्रकार बंटती है कि कुछ शासन का जो बागडोर है ना वो किसके हाथों में रहता है, केंद्र सरकार, डायरेक्ट प्रधानमंत्री यानी कौन, मोदी जी, है ना। इस शासन की जो बंटवारा है, कुछ शासन का बंटवारा किसके हाथों में है, केंद्र सरकार के हाथों में। कुछ किसके हाथ में बंट जाता है, राज्य सरकार यानी सब जगह मोदी जी जथिन हो, तो गाँव में मोदी जी हथिन है। तो कुछ शासन का बंटवारा किसके हाथों में आता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन, मुख्यमंत्री श्री श्री हमारे पलटू, है ना। अब तीसरा में कौन आता है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन कौन हो जाता है, स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार में देखिए एमएलए, ठीक है, हिंदी में सब इंग्लिश, विधायक, सांसद, मुखिया, पार्षद, पार्षद सबको लिखना जरूरी है। ये सब जो आ जाता है, देखिए शासन का बंटवारा कुछ इस प्रकार हुआ। पहले क्या क्या हुआ
कि शासन बटा विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में एक शासन बटा केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के हाथों में है, जो मेन चीज होगा। फिर उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार। देखिए अब क्या होता है ना, इसमें भी कड़ी पर कड़ी जुड़कर ऊपर तक बात चला जाता है। डायरेक्ट अगर मुखिया को अगर कुछ बताना होगा तो मुखिया प्रधानमंत्री से बात करेगा, हो तो ऐसे होगा। अब मुखिया अपना से ऊपर वाले को बात करेगा, यानी विधायक के सबसे वो बात जिला पार्षद से करेगा। जिला पार्षद डायरेक्ट ले जाएगा विधायक के पास, विधायक उस चीज को, उस मांग को ले जाएगा सांसद में, ठीक है। सांसद पहुंचाएगा किसको? मुख्यमंत्री को। सॉरी, सांसद का नहीं, सांसद तो केंद्र सरकार में आता है, इसमें नहीं आता है। मुखिया डायरेक्ट पहुंचा विधायक को, विधायक डायरेक्ट कहाँ पहुंचाएगा? विधानसभा में इस बात को रखी जाएगी और विधानसभा में जो बात रखी जाएगी उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो मुख्यमंत्री इस बात को सुनेंगे, है ना। मुख्यमंत्री अब डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं केंद्र सरकार को, कोई दिक्कत है? कुछ इस प्रकार से शासन का बंटवारा है। समझ में आ गया जी? पूरा एकदम आ गया बढ़िया से ना? चलो इसको नोट कर लो, जरूरी है उधर जितना लिखे हैं। देखिए हम लोग इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देख लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब के बारे में जान लेंगे, सिर्फ ये प्रतिबिंब है आज पढ़ना। उसके बाद मैं बताऊंगा प्रतिबिंब के बारे में और कुछ, ठीक है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले जाने, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज, है ना। तो प्रतिबिंब में आमतौर पर आपको भाषा में बोला जाए तो कहाँ देखने को मिलता है? जब आईना आप देखते हो तो आईना के अंदर जो आपको छाया दिखता है वो आपका क्या है? प्रतिबिंब है। जब आप रोड पर चलते हो धूप में, आपके नीचे मतलब नीचे एक परछाई बनता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो वो प्रतिबिंब को हम डिफिनेशन हमको देना है, यानी प्रतिबिंब को परिभाषित करना है। अगर आप एक चैप्टर पढ़े होंगे उसमें प्रतिबिंब आपको बताए होंगे, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। एक चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें प्रतिबिंब परावर्तन न पढ़ते थे, तो वहां दर्पण से परावर्तन होता था, लेकिन यहाँ लेंस से अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंस से परावर्तन नहीं होता है, लेंस से क्या होता है? अपवर्तन होता है, और दर्पण से परावर्तन होता है। तो बस हम लोग रटाया डिफिनेशन है, इसको देखिए, इसको आप याद कर लोगे, समझ के याद कर लोगे, बेहतर है, आपको याद हो जाएगा। एक याद करोगे आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब हम समझेंगे क्या होता है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, देखिए कोई बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो लेंस से क्या होगा? उसका अपवर्तन होगा। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, ये लेंस है, उत्तल लेंस। लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर देखो वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। देखिए ये प्रकाश की किरण आई और जिस बिंदु पर मिली, यहाँ पर क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। कोई दिक्कत समझने में? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब आभास होना, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ है आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है? अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी क्या है वो हम समझेंगे। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, यही से आपका डिफिनेशन निकल गया, ये याद कर लिए हो ये बन जाएगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कुछ नहीं करना है, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब ये नहीं लिखेंगे, बात मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तव में मिलती है तो क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। इधर थोड़ा हम देख लेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ क्या है? आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी
प्रतिबिंब। थोड़ा सा फिगर को इसका समझ लेंगे कि वास्तव में मिल रही है कैसे। देखिए ये प्रकाश आई आकर यहाँ डॉट डॉट से आ रही है कि वास्तव में मिल रही है, वास्तव में ये भी प्रकाश आई यहाँ पर मिल रही है, जहाँ कटा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तव में मिल रही, लेकिन इसमें आभासी में देखो कैसे। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है। प्रकाश आई, अवतल लेंस का क्या काम है, प्रकाश को छितरा देना। प्रकाश ऐसे आगे गई, नहीं आभास हो रहा है कि लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से आई प्रकाश ऐसे गए, ये लग रहा है कि प्रकाश पीछे से आ रहा है। अरे बोलो ना जी, लग रहा है ना। तो ये डॉट डॉट से यानी आभासी प्रतिबिंब को दिखा रहा है, यानी लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है प्रकाश, तो प्रतीत नहीं हो रहा है डॉट डॉट से। अरे यस या नो, यहाँ पर वास्तव में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखो डॉट डॉट से यानी क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसे उस बिंदु से उसका आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो अब इसमें हम लोग अंतर निकाल सकते हैं, क्या बात समझना। बाकी कल आपका होमवर्क में रहेगा अंतर, आप लिख के लाना है, फिर उसके बाद हम बता देंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछे तो हम लोग सबसे पहला जो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। कोई दिक्कत है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना चला, यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, या इसको मिटाए, मिटाते नहीं फिगर, नहीं कोई नहीं मिटाएंगे फिगर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब को अगर पहला अंतर दे तो इसको पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक अंतर हो गया हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक अंतर। दूसरा अंतर हम देखेंगे, ठीक है, दूसरा अंतर हम बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह किस लेंस से प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस से। किस लेंस से, यह प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस से प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस से। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस से प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस से। लेकिन देखिए कभी कभी आभासी भी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा, एक आध जगह वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। एक जगह ऐसा होगा कि आभासी भी बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। एक बात और ध्यान रखना कि वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनेगा, तीसरा हम अंतर लिखवा दे रहे हैं, वास्तविक जो भी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। लेकिन एक जगह तो आभासियों ना बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा, यानी यहाँ इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। आ रहा बात समझ में, यस या नो, दोनों। लेकिन ई में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, तो ई में हमेशा सीधा बनेगा। कोई दिक्कत है, आप लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, अरे ये तो गलत लिखवाती ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ये तो लेंस हमको लिखना ही नहीं चाहिए था ना, इसमें लेंस नहीं लिखना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर हमको, क्योंकि हम इसी का अंतर बता रहे हैं ना, इसी को हम लिखवा दें। वास्तविक प्रतिबिंब में ये लेंस में लिखना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है,
है ना, ये हमको नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब मतलब, अरे आभासी और वास्तविक का तो हम डिफिनेशन अंतरे लिखवा रहे हैं। हम ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में, हाँ पढ़ते पर प्राप्त नहीं, तो काल्पनिक और वास्तविक तो हम लिख ही नहीं थे, इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि इसका यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो वास्तव में मिलता है, और आभासी प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होता है, हम ये बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस तरह से आप अंतर लिख के लाना है, ठीक है।